Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about India's commitment at Conference of Party number 26 at Glasgow. And this topic is important from our syllabus paper 3, international agencies point of view. It is also important from our syllabus paper 4, environment point of view. तो दिस आर्टिकल इज रिलेटेड विथ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो ये क्या है ये कन्वेंशन, इसके बारे में ब्रीफली देख लेते हैं. दो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कन्वेंशन सो मेनी टाइम्स अर्लियर एज वेल, बट फिर भी एक बार ब्रीफली देखते हुए चलते हैं. दिस इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी. दुनिया भर के कई सारे देशों ने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे आकर के ये एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन किया है. दिस इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, इसका बेसिस या फाउंडेशन ले डाउन किया गया था इन अर्थ समिट दैट वाज हेल्ड इन 1992 इन रायो डी जेनेरियो, ब्राज़ील. तो अर्थ समिट 1992 में दुनिया भर के कंट्रीज़, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स इकट्ठा हुए यूएन प्लेटफॉर्म पे, वेयर दे डिस्कस्ड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वर्ल्ड कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. और फिर दुनिया के देशों ने मिलकर के फैसला लिया दैट दे मस्ट इंटर इनटू सम अग्रीमेंट, दे मस्ट ब्रिंग सम अग्रीमेंट इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो ये अर्थ समिट में ये फैसला हुआ कि हमें कुछ इस तरह की एग्रीमेंट साइन करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम किया जा सके एंड ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज का रेट है उसको भी कंट्रोल किया जा सके. तो अर्थ समिट के इस फैसले के बाद 2 साल बाद ये एग्रीमेंट फाइनलाइज हो पाया, जिस एग्रीमेंट का नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. कन्वेंशन मतलब एग्रीमेंट ही होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट. सो दिस UNFCC was finalized in 1994. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेज. स्टेबलाइज ग्रीन हाउसेज का मतलब है, ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन का रेट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए और एक टाइम के बाद जाकर को उसको स्टेबलाइज कर दिया जाए. मतलब ओवरऑल उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो ओवरऑल, जिससे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से रोक दिया जाए बियॉन्ड सर्टेन लिमिट. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज. तो ये कन्वेंशन साइन हुआ, फोर्स में आया 1994 में. और उसके बाद से जो इसके मेंबर कंट्रीज़ थे उन्होंने मिलकर के फैसला लिया दैट वी विल मीट एवरी ईयर इन ऑर्डर टू मेक सर्टेन डिसीजंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम किया जा सके. और हर साल जो मीटिंग होगी उसका नाम होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, COP. सो ये है इंटरनेशनल एग्रीमेंट और इसके अंदर जो हर साल मीटिंग होती है उसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़. और इस साल 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 बुलाई गई है. वैसे तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 होना चाहिए अगर हर साल ये समिट होता तो, लेकिन पिछले साल 2020 में ये समिट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक. तो इस कारण से 1994 में स्टार्ट हो 1995 में पहला समिट हुआ, पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ. उस हिसाब से इस साल 27 होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ गैप लास्ट ईयर, दिस ईयर वी आर हैविंग नाउ 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी विच इज़ बीइंग हेल्ड एट ग्लासगो इन स्कॉटलैंड, UK. और देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 से क्या खबरें निकल के आई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियाज़ पर्सपेक्टिव. देखिए, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 स्टार्ट हो चुकी है, ये 12-13 दिनों तक चलती रहेगी टिल 12 नवंबर. और इसमें एक स्पेशल समिट बुलाई गई, वर्ल्ड लीडर्स समिट. और वर्ल्ड लीडर समिट में भाषण देते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिलीवर किया द नेशनल स्टेटमेंट ऑफ इंडिया ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि इंडिया के क्या टारगेट्स रहेंगे रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज. सो दिस इज़ व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड एट दिस वर्ल्ड लीडर समिट, नेशनल स्टेटमेंट ऑफ इंडिया ऑन क्लाइमेट चेंज. हमारा क्या टारगेट रहेगा आने वाले समय के लिए. और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नए टारगेट्स इंडिया के लिए सेट किए हैं, विच इज़ ओवर एंड अबव इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वी हैड प्लेस्ड एट पेरिस क्लाइमेट डील. तो आई होप आपको ये बात भी पता होगी, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 हेल्ड इन 2015, वहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी दैट वाज टू रिप्लेस क्योटो प्रोटोकॉल पोस्ट 2020.
And Paris Climate Deal is based on the concept of INDC, Intended Nationally Determined Contribution, where every country had to make certain commitments, आप सेल्फ वॉलेंटरी कमिटमेंट्स कि इतना हम अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इंडिया ने कुछ INDC अनाउंस किए थे। आई होप आपको याद होंगे, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ। इंडिया के INDC कुछ इस तरीके के थे कि इमिशन इंटेंसिटी मतलब ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर यूनिट GDP, हम उसको 33 to 35% तक घटा देंगे बाय 2030, दैट वाज इन 2005 लेवल। तो 2005 लेवल में जो हमारा इमिशन इंटेंसिटी था उसे 33 से 35% तक, 33 to 35% तक इमिशन इंटेंसिटी हम कम कर देंगे बाय 2030। दैट वाज द फर्स्ट टारगेट और INDC सेट बाय इंडिया इन पेरिस क्लाइमेट डील। और दूसरा INDC था कि टोटल कार्बन सिंक मतलब फॉरेस्ट जो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस CO2 और या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर सके, उनको हम कहते हैं कार्बन सिंक। तो टोटल एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक लगाएंगे, मतलब इतने एक्स्ट्रा हम फॉरेस्ट लगाएंगे जिससे 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब किया जा सके। और ये टारगेट, ये एक्स्ट्रा कार्बन सिंक अब 2030 तक लगा पाएंगे। और तीसरा हमने टारगेट सेट किया था कि वी विल हैव 40% ऑफ क्यूमुलेटिव पावर कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सेक्टर। तो कम से कम 40% पावर जो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आएगा, जैसे कि आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास। तो ये सब टारगेट्स हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं खुद के लिए अंडर पेरिस क्लाइमेट डील। लेकिन ये जो करंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है उसमें वर्ल्ड लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के लिए 5 नए टारगेट सेट किए हैं, विच इज़ मच बियॉन्ड, ओवर एंड अबव द INDC टारगेट्स दैट वाज सेट बाय इंडिया इन पेरिस क्लाइमेट डील। तो ये जो 5 नए प्लेजेज हैं उनको एक एक करके देखते हैं। इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 500 गीगावाट बाई 2030। मतलब आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की मदद से हम लोग को लगभग 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाई 2030। और अगर परसेंटेज टर्म में बात की जाए तो इंडिया इज टारगेटिंग दैट इट विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बाई 2030। तो लोग 50% तक, यहाँ हमने क्या टारगेट रखा था 40%, उसको बढ़ा दिया हमने 50% कर दिया 50%। इंडिया विल ऑल्सो रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। तो जो भी हमारा कार्बन इमिशन होने वाला था, जो प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन होने वाला था, उससे लगभग अब 1 बिलियन टन कम कार्बन इमिशन हम करेंगे बाय 2030। तो मतलब पेरिस क्लाइमेट डील के हिसाब से जो हमारा प्रोजेक्शन था उससे हम ओवरऑल 1 बिलियन कार्बन टन और कम इमिट करेंगे बाय 2030। By 2030, India will reduce carbon intensity of its economy by 45%. Earlier target was 33 to 35%. Now we have updated it. तो INDC जो हमने कमिट किया था पेरिस क्लाइमेट डील में, उसको लगभग 10% तक हमने बढ़ा दिया। नाउ वी विल रिड्यूस आवर कार्बन इंटेंसिटी बाय 45% विथ रेस्पेक्ट टू 2005 लेवल बाय 2030। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बाय 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो। ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल भी मैंने कवर किए, जहाँ पे US जो है वो इंडिया को बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो नेट जीरो के टारगेट्स अपने लिए सेट करे, क्योंकि दुनिया की कई सारी मेजर इकोनॉमीज़ ने नेट जीरो का टारगेट खुद के लिए सेट कर दिया था। बट इंडिया समहाउ वाज शोइंग अनविलिंगनेस टू अडॉप्ट द टारगेट रिगार्डिंग नेट जीरो। तो क्या है नेट जीरो, वो पहले समझते हैं। उसके पहले ये समझ लीजिए आप कि नेट जीरो का टारगेट अब इंडिया ने भी खुद के लिए भी सेट कर दिया है कि हम 2070 तक बाय 2070 इंडिया विल ऑल्सो गो नेट जीरो। तो क्या है नेट जीरो, वो समझिए। नेट जीरो इज ऑल्सो नोन एज कार्बन न्यूट्रलिटी, वेयर the overall carbon dioxide or equivalent greenhouse gases released by an economy is absorbed by the economy either through the natural factors like forest, which is also known as carbon sink, or technological factors like these carbon sequestration plants, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ग्राउंड में उनको बरी कर सकते हैं। तो जितना आप CO2 रिलीज कीजिए पूरी इकोनॉमी भर में, उतना अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, उतने CO2 या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस को अगर आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म, देन दैट इकोनॉमी बिकम्स नेट जीरो। नेट जीरो मीन्स अब ओवरऑल हम कुछ भी ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब ये नेट जीरो दुनिया के कई सारे मेजर इकोनॉमीज ने खुद के लिए इसका टारगेट डेट सेट कर रखा था। फॉर एग्जांपल चाइना हैज़ प्लेस्ड
to become net zero by 2060. US has pledged to become net zero by 2050. European Union has pledged to become net zero by 2050. और इंडिया के ऊपर कई टाइम से ये प्रेशर बन रहा था, सिंस इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर. तो इंडिया के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन रहे थे कि सर आप लोग भी अपने लिए एक नेट जीरो का टारगेट सेट करो. एंड नाउ इंडिया हैज़ मेड अ कमिटमेंट दैट इंडिया विल ऑल्सो बिकम अ कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो कंट्री बाई 2070. The next article is taken from national segment. It is about Ek Bharat Shresth Bharat, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, this initiative was announced by our Prime Minister in 2015 on occasion of 140th anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैं कल भी आपको बता रहा था, नोन एज लौह पुरुष, अ मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एज वन. तो पूरे इंडिया को एक उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनाए रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है. और फिर उन्हीं को कॉमेमोरेट करते हुए, उन्हीं के याद में फिर हमारे सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव लिया. एक भारत और श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव का पर्पस है कि हमारे देश के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, डिफरेंट जो लैंग्वेजेज हैं, उनके बीच में एक तालमेल बनाया जाए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, ताकि इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी का जो कल्चर है वो और स्ट्रॉन्ग हो. तो पर्पस इज टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्गर यूनाइटेड इंडिया डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजियस और एनी अदर बैकग्राउंड. तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम. इस एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर कई सारे एक्टिविटीज़ लिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें एक स्टेट से लोग जो हैं एक्सपर्ट्स, कल्चरल एक्सपर्ट्स या स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट में भेजे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए. स्कूल, खासकर केंद्रीय विद्यालय वगैरह, वो जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, मान लो कि असम के बच्चे भेजे जाएंगे, आप समझ लो गुजरात के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए, ताकि वो वहाँ के कल्चर को समझें. ट्रांसलेशन ऑफ एटलीस्ट 5 अवार्ड विनिंग बुक्स एंड पोएट्रीज, फोक सॉन्ग्स ऑफ वन स्टेट एंड इन द लैंग्वेज ऑफ अदर पार्टनर स्टेट. तो पार्टनर स्टेट का मतलब मैं थोड़े टाइम बाद आपको समझाऊंगा, बट मुद्दा ये है कि जो भी 5 अवार्ड विनिंग बुक्स हों, पोइट्री हों, फोक सॉन्ग्स हों, उनको दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे स्टेट में बोली जाने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए, ताकि दूसरे स्टेट के लोग भी उस फोक सॉन्ग को, उस पोइट्री को, उस बुक को पढ़ सकें और उसके बारे में समझ सकें. एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर राइटर्स एंड पोइट्स, ऑर्गेनाइजिंग क्यूलिनरी फेस्टिवल्स, एक स्टेट का खाना पीने का जो कल्चर है वो दूसरे स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि लोग उस स्टेट के कल्चर के बारे में समझें. Now let us understand the meaning of this partner state under the एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव. तो इस एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत जो अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बीच में पार्टनर कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि ये स्टेट इस यूनियन टेरिटरी या इस स्टेट के साथ पार्टनरशिप डेवलप करेगा. उससे होगा क्या कि इस स्टेट के लोग, इस स्टेट के स्टूडेंट्स या राइटर्स या पोएट दूसरे स्टेट में जाएंगे. तो एवरी 2-3 स्टेट्स हैव बीन मेड अ पार्टनर स्टेट, यानी कि उनके बीच में कल्चरल इंटरेक्शन चलेगा 5-6 सालों के लिए, लेकिन ये पार्टनरशिप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदलती रहेगी. तो मौजूदा अगर पार्टनरशिप देखा जाए या इंगेजमेंट मैट्रिक्स देखा जाए बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर का पार्टनर है तमिलनाडु, पंजाब का है आंध्र प्रदेश, हिमाचल का है केरला. इस तरीके से तमाम पार्टनर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के. अब सबके तो आप याद कर सकते नहीं हैं, लेकिन एपीएससी पर्सपेक्टिव से आप याद रखिए कि सिक्किम और असम का पार्टनर यूनियन टेरिटरी है दिल्ली. तो ये एपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव में, अगर मान लीजिए मेंस में सवाल आ जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत गवर्नेंस में अगर आ जाता है, तो वहाँ आपको लिखना होगा कि असम का पार्टनर यूनियन टेरिटरी है दिल्ली. उसके अलावा आप अगले एपीएससी प्रीलिम्स में तो ये पूछा ही जा सकता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में असम का पार्टनर यूनियन टेरिटरी कौन है. अब करंट न्यूज़ देखते हैं. तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत एक और इनिशिएटिव लिया गया है. इसी मेजर इनिशिएटिव, ये जो अम्ब्रेला इनिशिएटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस इनिशिएटिव के अंदर एक सब इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है भाषा संगम इनिशिएटिव. दिस भाषा संगम इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इस भाषा संगम इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा कि जो हमारे स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं 1st से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक, उन प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को जो 22 हमारे शेड्यूल इंडियन लैंग्वेज हैं उनके बेसिक आइडिया दिए जाएंगे. जो भी 22 लैंग्वेजेज हैं हमारे, उन सब लैंग्वेजेज में उनको कुछ बेसिक बातें बताई जाएंगी. इससे होगा क्या कि ये बच्चे हर लैंग्वेज में जो मोटी मोटी बातें होती हैं
जो बेसिक कन्वर्सेशन कि हेलो हाउ आर यू, इसको असमीज़ में, इसको गुजराती में, इसको अलग अलग जो शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं उसमें उनको सिखाया जाएगा, ताकि अगर वो उनको दूसरे स्टेट में जा कर के रहना पड़े तो उनको बेसिक भाषा का ज्ञान हो। तो एज ए सेड, अंडर भाषा संगम इनिशिएटिव विच विल बी टेकन अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, बेसिक सेंटेंस टू स्कूल चिल्ड्रेन विल बी taught in all the 22 scheduled languages. The idea is that the people should acquire, especially the children should acquire the basic conversational skills in Indian languages other than their mother tongue. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from economic segment. It is about size of informal sector in India. And this topic is important from our syllabus paper 3 in Indian economy point of view. तो सबसे पहले फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर के बीच का क्या अंतर होता है, मोटा मोटा अंतर वो समझते हैं. देखिए, फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर जो सरकार के साथ, सरकारी एजेंसीज के साथ फॉर्मली लीगली रजिस्टर्ड है अलग अलग कानूनों के तहत. फॉर एग्जांपल, ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ये EPFO के साथ रजिस्टर्ड होगा, मान लीजिए, जहाँ पे इसके एम्प्लॉय जो हैं वो अपना प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन देते होंगे. यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, ये जो कंपनी जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी. वो ये कंपनी जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं ये प्रॉपर अपना कॉर्पोरेट टैक्स देती होगी. यहाँ के लोग अपना इनकम टैक्स पे करते होंगे. सो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस तरह का इन्वायरमेंट जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इसका ठीक विपरीत होता है इनफॉर्मल सेक्टर, विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विथ एनी प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार को इसके बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं पता होता कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितना इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो नो डायरेक्ट आइडिया अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर का से रिलेटेड हर 5 साल पे एक सर्वे कराई जाती है बाय NSO, और बीच में उन 5 सालों के बीच में इनफॉर्मल सेक्टर का अंदाज़ा एक्स्ट्रापोलेशन से लगाया जाता है. तो इस तरीके से हमारी GDP पब्लिश होती है. तो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर जो हैं वो टैक्सेशन सिस्टम या प्रोविडेंट फंड इन तरह के सिस्टम्स से इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं. ऑर्गेनाइज्ड इंटरप्राइजेस आर मेनली एम्प्लॉयड हायर्ड वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स. तो इस तरीके के सिस्टम को हम लोग कहेंगे अनऑर्गेनाइज्ड इंटरप्राइजेस. जैसे आप देख सकते हैं ये रेहड़ी वाले, ठेले वाले, इनके बारे में दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. वो सीधा बिजनेस कर रहे हैं, डेली का कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, डेली वेज वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, हायर्ड वर्कर्स. तो ये सब हो जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर. नॉर्मली एक नियम होता है, आपको जानना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को रजिस्टर करना है अंडर डिफरेंट प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल EPFO एंड ऑल दैट, सो दैट टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स टू इट्स एम्प्लॉयज़. तो 10 से ज़्यादा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ रख रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर फॉर्मल होना पड़ता है. ऐसे नियम हैं. लेकिन इससे बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि 9 एम्प्लॉयज़ रखेंगे मान लीजिए परमानेंट, उसके बाद 10वां एम्प्लॉय या और भी एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी उसको परमानेंट तौर पे ना रख करके कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, ताकि उनको तमाम ये जो प्रोविजंस हैं, जो तमाम जो रेगुलेटिंग प्रोविजंस हैं जिसमें उनको रजिस्टर करना पड़ता है EPFO एंड ऑल दैट, उनसे वो बच सकें. तो ये सभी चीज़ें होती हैं हमारे देश में. हमारे देश में मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस वांट टू रिमेन स्मॉल सो दैट दे कुड बी प्रोटेक्ट और दे कुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम गवर्नमेंट नॉर्म्स. कौन टैक्स भरे, कौन इतने सारे प्रोविजंस को फॉलो करे, कन्फर्म करे. So that is an issue. In India, many corporates or many small businesses want to remain small in order to prevent themselves from being brought in overall formal net of government or formal net of the economy. So this is major difference between formal and informal sector of India. अब इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है. तो सबसे पहले ज़रा समझते हैं कि हमारे देश के अंदर ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इसका साइज़ कितना बड़ा है, कितने लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं और कितना ये इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है. तो अगर नेशनल सैम्पल सर्वे 2014 की अगर बात की जाए तो इसके हिसाब से 93% ऑफ द वर्क फोर्स आर इंगेज्ड एज इनफॉर्मल वर्कर्स इन आवर कंट्री. 93%. और अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए GDP, जिसको एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GDP की तरफ आपको पता होगा, उसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन किसी पर्टिकुलर सेक्टर का. जैसे ऑटोमोबाइल का, उसको हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर. तो एग्रीकल्चर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. तो वैसे ही ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, तमाम सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडिशन जोड़ दिया जाए तो उसको हम कहते हैं इंडिया का GDP. लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वाज 53% एज पर दिस IMF पॉलिसी पेपर दैट वाज पब्लिश्ड इन 2017-18.
तो मुद्दा ये है कि लगभग 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते रहे हैं और लगभग 50 to 55% तक का उनका कंट्रीब्यूशन रहा इनफॉर्मल सेक्टर का टुवर्ड्स इंडियाज़ इकोनॉमी। तो बाकी के जो 10% फॉर्मल सेक्टर वाले हैं, ये हैं सिर्फ 10%, लेकिन लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन कर देते हैं टुवर्ड्स जीडीपी। ऑफ कोर्स नेचुरल है, कम लोग ही ज़्यादा कर पाएंगे कंट्रीब्यूशन बिकॉज दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन करंट न्यूज़ ये कहता है, आरबीआई की एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से size of the informal economy as far as their contribution to Indian economy is concerned has reduced vastly. अब it is hardly between 15 to 20%, ऐसा इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के रिपोर्ट का कहना है। दिस इज़ नॉट RBI रिपोर्ट, आई एम सॉरी फॉर दिस RBI, इट इज़ SBI रिपोर्ट, सो आई विल रेक्टिफाई इट। तो रिपोर्ट बाय SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लेम करता है कि हमारे देश के जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन पिछले 5-6 सालों में टुवर्ड्स आवर जीडीपी बहुत हद तक कम हुआ है। लगभग 2017 में ये 52% के आसपास था इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, लेकिन अब वो लगभग घट करके 15 to 20% तक आ गया है। मेजर डिक्लाइन हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। आप देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर का ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन होता था पहले 97% तक जो कंट्रीब्यूशन होता था दैट वाज इनफॉर्मल फॉर्मेट में, लेकिन अब बहुत उसमें डिक्लाइन आया है। ओवरऑल इनफॉर्मल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी की तरफ वो लगभग 50% से घट के 15 से 20% के रेंज में आ गया है, और इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। तो ध्यान से समझिए, पॉपुलेशन लगभग 90% इन्वॉल्व थी इनफॉर्मल सेक्टर में और कंट्रीब्यूशन था 50%, GVA था 50%। अब कहा जा रहा है SBI के रिपोर्ट के हिसाब से कि GVA 50% से घट के लगभग 15 से 20% के बीच में आ गया। नेचुरली द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर ऑल्सो मस्ट हैव कम डाउन, बट SBI रिपोर्ट डज नॉट टॉक अबाउट कि कितना परसेंट पॉपुलेशन अभी इनफॉर्मल इकोनॉमी में एम्प्लॉयड है। इट डज नॉट टॉक अबाउट दैट, बट इट टॉक्स मेनली अबाउट कि कितना कंट्रीब्यूशन है इनफॉर्मल इकोनॉमी का टुवर्ड्स ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो कुछ कारण भी बताए गए हैं। कारण ये बताए गए हैं कि पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर को जो क्रेडिट का सोर्स है, यानी कि जो लोन का सोर्स है, फंड अवेलेबिलिटी का सोर्स है, वो काफ़ी हद तक फॉर्मलाइज कर दिया गया है, बैंक के थ्रू कर दिया गया है। तो जैसे ही सिस्टम फॉर्मलाइज हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर के जो भी प्रोडक्शन है दैट हैज़ बिकम मोर एंड मोर पार्ट ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमी। डिजिटल पेमेंट पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक बढ़ा है, और डिजिटल पेमेंट बढ़ने से कैसा हुआ है कि इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन बढ़ा है। उसके लिए एक एग्जांपल दिया इन्होंने। फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए जो लोग पेमेंट करते हैं वो पेमेंट डिजिटल फॉर्मेट में ज़्यादातर हुआ है पिछले कुछ सालों में। दैट मीन्स डिजिटल पेमेंट फॉर पेट्रोल एंड डीजल हैज़ बिन राइजिंग अराउंड 1 लाख करोड़ इन द लास्ट 4 to 5 ईयर। तो जो आजकल ज़्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए। तो जैसे ही आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, कैश को जैसे ही रिमूव करते हैं, कैश पेमेंट जैसे ही रिमूव करते हैं, वो सिस्टम अपने आप धीरे धीरे फॉर्मलाइज होने लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट इज एबल टू ट्रैक what is the contribution of a particular sector, what is the revenue generated by a particular sector. तो digitalization has played a role, more and more digitalization in different sectors. यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का बस एग्जाम्पल दिया गया है, but digitalization in different sector has played a role, plus formal credit system has played a role in reduction in size of informal sector as far as its contribution towards overall GDP is concerned. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको लगेगा कि सर ने इस क्वेश्चन के बारे में कुछ हमें बताया नहीं है, बट आप दिमाग लगाएं तो इस सवाल को ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल UPSC प्रीलिम्स में आ चुका है, आप ध्यान से पढ़िए, आप इस सवाल को ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। The next article is taken from culture segment. It is about matrilineal culture in Meghalaya. This topic is important from our syllabus paper 5 ethics and integrity point of view. It can also be utilized in paper 1 essay perspective. तो ऐसे के लिए भी ज़रूरी है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए भी ज़रूरी है। डायरेक्ट सवाल नहीं आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है मैट्रिलिनियल कल्चर ऑफ मेघालय। देखिए मैट्रिलिनियल कल्चर मतलब जो विमेन पार्ट है, विमेन की फैमिली या विमेन से ही ओवरऑल फैमिली ट्री डिसाइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिलिनियल कल्चर। विमेन प्रधान सोसाइटी, वुमेन ओरिएंटेड सोसाइटी, मैट्रिलिनियल कल्चर। तो देखिए मेघालय की जो 3 ट्राइब्स हैं, खासी, जयंतिया, गारोज, दे मोस्टली प्रैक्टिस मैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें कैसा है कि मदर क्लैन इज़ द बेसिस फॉर लीनिएज एंड डिसेंट। इसका क्या मतलब है समझिए। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो चिल्ड्रन टेक मदर्स सरनेम,
ठीक है, द हस्बैंड मूव्स इन टू द वाइफ्स हाउस आफ्टर मैरिज, द यंगेस्ट डॉटर नोन एज खततू ऑफ द फैमिली इज गिवन द फुल शेयर ऑफ द एंसेस्ट्रल और द क्लैंस प्रॉपर्टी। तो जैसा नॉर्मली किसी पैट्रियार्कल सोसाइटी में होता है, जैसे हम देखते हैं बाकी मेनली नॉर्थ इंडिया में कि फादर का सरनेम लेते हैं लोग, या फिर शादी के बाद वाइफ मूव्स टू द हस्बैंड्स हाउस, उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है नॉर्थ इंडिया की, उसके बिल्कुल अपोजिट है ये मेघालय की सोसाइटी, जिसको हम लोग कहते हैं मैट्रीलिनियल सोसाइटी। मैट्रीलिनियल, विमेन आर कंसिडर टू बी द फैमिली ट्री, विमेन के साइड से ही जो वो बेसिस है फैमिली का। सो दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द मीनिंग ऑफ मैट्रीलिनियल कल्चर इन मेघालय। ये न्यूज़ में इसलिए था ये मैट्रीलिनियल कल्चर ऑफ मेघालय, क्योंकि वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल है, इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बिल जिसका नाम है खासी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बिल। इस बिल का पर्पस है कि जो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट गोज़ डायरेक्टली टू द यंगेस्ट डॉटर, इसको चेंज करके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, सो दैट द पेरेंटल प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग्स द सिबलिंग्स, सारे भाई बहनों में बराबर तरीके से बटे। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये खासी जो ट्राइब है उनका वर्षों पुराना ये जो कस्टमरी प्रैक्टिस है जहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गोज़ टू द यंगेस्ट डॉटर, वो चेंज हो जाएगा। बट ये यहाँ पे लाया जा रहा है सो दैट तमाम जो सिबलिंग्स हैं उनके बीच में इकोनॉमिक जस्टिस प्रैक्टिस हो सके। देखते हैं ये बिल पास होता है कि नहीं होता। नेचुरली वहाँ पे खासी ट्राइब्स के लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर बिल, ये बिल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई आई कवर्ड दिस आर्टिकल जस्ट टू मेक फ्यू पॉइंट्स जो आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं ये आइडिया, चाहे एस्से हो या एथिक्स हो। आप लिख सकते हैं कि मैट्रीलिनियल कल्चर इन मेघालय इज़ एन एग्जाम्पल टू प्रूव दैट कल्चर इज़ बाई प्रोडक्ट और फंक्शन ऑफ सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में भी आप यूज कर सकते हैं पेपर 2 में कि भाई सोसाइटी अलग अलग तरीके की होती है, उनके कल्चर अलग अलग तरीके के होते हैं। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन कल्चर। तो जो कल्चर होता है वो सोसाइटी का बाई प्रोडक्ट होता है, या इट इज़ ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कल्चर इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए नॉर्थ इंडिया में पैट्रियार्की प्रैक्टिस होती है, पैट्रियार्कल लीनियज फॉलो होता है। वहीं आप देख लीजिए मेघालय में you find that societies are matrilineal. So this way you can use the matrilineal culture followed in Meghalaya as an example to prove your argument that culture is byproduct or function of society. ये सोसाइटी टू सोसाइटी पर डिपेंड करता है। कल्चर इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, नॉट अ यूनिफॉर्म यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। The next article is taken from Assam segment. It is about a special operation medal for 2021. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. छोटा सा टॉपिक है लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल APSC प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो देखिए न्यूज़ क्या है वो समझिए। शंकर ब्रत रायमेधी, who is an IPS officer of 2011 बैच फ्रॉम मेघालय असम कैडर, उनको यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल मिला है फॉर द ईयर 2021। ही गॉट दिस यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सेलेंस फॉर हिज रोल इन प्रॉम्प्ट चार्ज सीटिंग ऑफ बत्रदव रेप केस। इस बत्रदव रेप केस में हुआ क्या था कि दैट वाज अ ग्रूसम केस, ऑफ कोर्स आपने भी सुन रखा होगा, मर्डर, रेप एंड मर्डर ऑफ अ 12 ईयर स्कूल गर्ल। तो उसमें इन्होंने काफ़ी स्विफ्ट तरीके से, प्रॉम्प्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और चार्जशीट बहुत जल्दी फाइल किया, जिस कारण से जो अक्यूज था उसको डेथ सेंटेंस टाइम बाउंड फैशन में दिया जा सका। तो इस कारण से इनको ये स्पेशल ऑपरेशन मेडल मिला है फॉर द ईयर 2021 बाय यूनियन होम मिनिस्टर। और इस कारण से मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में हो सकता है सवाल आ जाए। तो जो भी स्टूडेंट्स अगले साल प्रीलिम्स APSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल APSC प्रीलिम्स से पहले ये टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द 4 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G20? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और ये जो क्वेश्चन था ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का, तो पहला स्टेटमेंट जो ऑगमेंटेड रियलिटी का जिसमें लिखता है फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट, ये गलत होगा बिकॉज हियर फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट कंप्लीटली शट आउट। वर्चुअल रियलिटी में एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। वर्चुअल रियलिटी में द कंप्यूटर्स आर द इमेज जनरेटेड थ्रू कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि दिस इज फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी। तो एक्चुअली ये डेफिनेशन ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी का स्टेटमेंट 1 और 2 में इन्होंने चेंज कर दिया। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।